नमस्कार साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस कोरोना की महामारी में सारे सकुशल होंगे। और हम इंग्लिश में कंटिन्यू चल रहे थे, टेंसेस पढ़ रहे थे। और टेंस में हमने अब तक सीखा था सिर्फ टेंस की पहचान करना। हिंदी जो वाक्य थे, हिंदी वाक्य के अंतर्गत कौन सा टेंस है उसकी पहचान करना मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था है, हा, ही, थे, था, थी और गे, गा, गी, ये आपको नज़र आए तो ये थे प्रेजेंट में, ये था पास्ट में और ये था फ्यूचर में। ये मेन टेंसेस थे। और जब हम सेमी टेंसेस की बात कर रहे थे तो सेमी टेंस में थे पहले तय, ता, ती, ये जो थे वो सिंपल में थे। और दूसरे जो रहा, रही, रहें, ये कॉन्टिन्यूस में थे। कॉन्टिन्यूस का दूसरा नाम मैंने आपको प्रोग्रेसिव बताया था। इसी का एक और नाम होता है इम्परफेक्ट, वो भी बताया था। चुका, चुकी, चुके, ये जो चर्चा की थी हमने वो थी परफेक्ट की। और परफेक्ट में एक और ध्यान रखिए आप, अभी एग्जाम्पल करके हम बताएंगे। यदि अंत में आ, ई और ए की ध्वनि आए और उसके बाद में इनमें से कोई एक शब्द है, हा, ही, थे, था, थी या गे, गा, गी, तो वो भी परफेक्ट की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ए, आ, ई होने चाहिए, आ, ई, ए ये होने चाहिए। और उनके अलावा इनके अंत में कुछ न कुछ होना चाहिए। जैसे वह गांव आया था, ऐसा वाक्य आ गया, वह गांव आया था। ये वाक्य भी जो है ये परफेक्ट के अंतर्गत ही आएगा। क्यों आएगा? देखिए, परफेक्ट का वास्तविक मतलब होता है कि काम का पूरा हो जाना। हम पकड़ के बैठे हैं कि परफेक्ट का मतलब चुका है, चुकी है, चुके होता है। लेकिन यदि आपको वाक्य के अंतर्गत अंत में आ, ई, ए की मात्रा नजर आए और उसके लास्ट शब्द या तो थे, था, थी हो या है, हा, ही हो, तो वो भी परफेक्ट की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यही वाक्य यदि यहाँ तक है, वह गांव आया, सिर्फ आ, ई, ए पे यदि वाक्य खत्म हो रहा है तब वो सिंपल के अंतर्गत आएगा। किसमें? सिंपल टेंस के अंतर्गत आएगा, वो भी पास्ट के सिंपल में, पास्ट सिंपल के अंतर्गत आएगा। ए, आ, ई, ए के बाद में यदि वाक्य के अंदर है, हा, ही, थे, था, थी आपको नजर आए, इसका मतलब परफेक्ट में आएगा। और यदि सीधा ए, आ, ई, ए पे खत्म हो जाए तो इसका मतलब है वो होगा पास्ट टेंस के अंतर्गत, वो भी पास्ट के सिंपल में। और तीसरा जो चौथा हमने पढ़ा था, रहा, रही, रहें और प्लस से, आपको वाक्य में से नजर आएगा और से का मतलब होगा वो आपको टाइम को इंडिकेट करेगा, इसमें टाइम बताएगा। ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा आपको कि यहाँ भी रहा है, रही है, रहे हैं, और यहाँ भी रहा है, रही है, रहे हैं। अब इन पे डिफरेंस समझने के लिए, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, और दूसरा मैं लिखूं वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। रहा, रही, रहे इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। क्या बताया था मैंने आपको? अंतिम शब्द को बक्से के अंदर बंद कर दीजिए, सेकंड लास्ट शब्द को गोले के अंदर बंद कर लीजिए। जो बक्से के अंदर बंद है वो इनमें से कोई एक होगा। इसके अंदर है आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट का। और इसके बाद सेकंड लास्ट जो शब्द है उसको जो आपने गोले में बंद किया है उसको देखिए, अंत में क्या आ रहा है? रहा नाम आ रहा है। लेकिन दिक्कत ये थी कि रहा, रही, रहे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो अंतर क्या हुआ दोनों में? इसको ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे से नाम और लिखा है और से का मतलब समय से होता है। अब इसके अंदर क्योंकि समय और आया है, अब दोनों में देखिए, यहाँ रहा है, यहाँ भी रहा है, लेकिन यहाँ देखिए इसमें टाइम आपको दिया गया है, इसमें टाइम आपको दिया गया है, समय आपको दिया गया है। इसका मतलब ये आपका जो होगा वो होगा है की वजह दोनों में है, तो इसका मतलब दोनों प्रेजेंट के होंगे ही होंगे। और ये होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, और ये जो टेंस होगा वो सीधा होगा कॉन्टिन्यूस का। ये हमने अब तक पढ़ा था, सिर्फ वाक्य की पहचान करनी हमने यहाँ तक सीखी थी। आगे अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम प्रेजेंट सिंपल में देखिए, मैं अभी आपके सामने 3 प्रकार के वाक्य बनाऊंगा। अधूरा काम नहीं करना, पूरा करके हुए चलना है।
जैसे सिंपल जो वाक्य आपको पता भी है, सिंपल जो सेंटेंसेस है, जैसे आपने अब तक पढ़ा वह पढ़ता है, एक वाक्य लिख दिया मैंने, अंत में आ गया ता है, अच्छी बात है। दूसरा मैंने लिख दिया वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है। और तीसरा वह पढ़ ही रहा है, वह केवल पढ़ ही रहा है, मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा है, वह केवल पढ़ ही रहा है, या पढ़ता ही है, वह केवल मैं आपको उसी के अंदर ले जाता हूं, वह केवल पढ़ता ही है। 3 लिख दिए हमने। अब देखिए इसमें भी ता है आ रहा है, इसमें भी तय आ रहा है, लास्ट में इसमें भी तय आ रहा है। सारे के सारे जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट के ही हैं, और प्रेजेंट में किसके होंगे? सिंपल के होंगे। फर्क क्या होगा तीनों में? देखिए मैंने आपको वर्ब के बारे में एक बात बताई थी कि हमें जो वाक्य के अंदर अब तक हमने पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल, कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल। और इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका सकारात्मक जो वाक्य है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना था, और वर्ब के साथ क्या करना था? अस या इस का प्रयोग करना था जब जो सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट है वो था वो सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब या कोई एक नाम, जैसे मैंने लिख दिया राम, या ही, या सी, या इट, ये आपको शब्द नजर आए, इसका मतलब सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। इसमें आपको क्या करना था? हम यही पढ़ा है, हमने अब तक यही पढ़ा है कि प्रेजेंट सिंपल का यदि सेंटेंस हो और उसमें सेंटेंस जो अफर्मेटिव का हो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अभी देखिए, यह देखिए ही, वह ही, पढ़ता, पढ़ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड। और अब इसमें कर्ता एक वचन है तो या तो यहाँ अस लगेगा या ईएस लगेगा। ईएस का प्रयोग मैंने कहाँ बताया था? यदि वर्ब की स्पेलिंग के अंत में ये शब्द आपको नजर आए, ये शब्द आपको नजर आएंगे, तब आपको ईएस का प्रयोग करना है, और अन्यथा आपको अस का प्रयोग करना है। इसमें अंत में डी है, इसका मतलब यहां क्या करेंगे? अस का प्रयोग करेंगे। दूसरा, वह पढ़ता तो है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर क्या होगी? तो है, इनकी स्ट्रक्चर देखिए ये होगी सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होगी इनकी। इसकी स्ट्रक्चर यह होगी। इसका मतलब आप क्या करोगे? ही, और उसके बाद में एक वचन है तो डज, और हमने यहां वर्ब लगा दी रीड। तो ये तो कि वाक्य जो हो एम्फेसाइज वाक्य बोलते हैं। एम्फेसाइज का मतलब तो थोड़ा जोर लगा करके जो शब्द किया जाता है, जोर देकर के यदि हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं, उसके अंतर्गत आपको अफर्मेटिव सेंटेंस ही हो चाहे उसके बावजूद भी हमें क्या करना होगा? उसके बावजूद भी हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो आप पकड़ के मत बैठिए कि यदि वाक्य प्रेजेंट सिंपल का होगा और जो वाक्य होगा वो अफर्मेटिव होगा, सकारात्मक होगा, तो इसके अंतर्गत हम डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। देखिए अब इनमें नेगेटिव कैसे बनाए थे हमने? नेगेटिव में फॉर्मूला क्या लिखवाया था? प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस ईएस कब था? जब सब्जेक्ट था सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या था? सिंगुलर, वरना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव कैसा था? इसका नेगेटिव था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसका इंटेरोगेटिव कैसे होगा? इंटेरोगेटिव था इसका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव इसमें क्या था? तीसरे नंबर पे हमें क्या लगाना था? नोट लगाना था। और उसके बाद WH वाला क्या था? WH में क्या था? सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और WH जो इंटेरोगेटिव था उसका जो नेगेटिव था वो कैसा था? इसमें आप देखिए हमने ये भी पकड़ के रखा है अब तक
कि तीसरे नंबर पे नोट लगा दो। हमें आज तक ये सिखाया भी गया होगा कि आप नोट हमेशा तीसरे नंबर पे लगाइए, लेकिन इसमें वाक्य कौन सा हो, किसी भी टेंस का वाक्य हो चाहिए, यदि वाक्य WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव है और उसमें आपको क्या करना है, नोट आपको चौथे नंबर पे लगाना है सब्जेक्ट के बाद में, यहाँ लगाइए। देखिए यहाँ गलत नहीं होगा, लेकिन जब बेस्ट तरीका आपको चूज करने का मिले, दोनों ऑप्शन में आपको मिले, तब आपको हमेशा सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है। गलत यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि आप सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाइए, नोट लगाइए। ठीक है, तो ये हमने अब तक प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल है वो आपके एग्जाम में किस रूप में आता है। प्रेजेंट सिंपल है वो एग्जाम में, हमारे एग्जाम जो हम करते हैं उसमें किस तरीके से आता है। प्रेजेंट सिंपल एग्जाम में हमेशा आपको आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पर्सन ऐसे आएगा, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऐसे आएगा, और उसके अंतर्गत क्या 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 दिया जाएगा, ही, खालिस्तान, उसके बाद यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी ऑलवेज, हैप्पी, ये आएगा। और हमारे सामने ऑप्शन ए में दिया जाएगा लिव्ड, ऑप्शन बी दिया जाएगा लिव, ऑप्शन सी दिया जाएगा लिव्स, और ऑप्शन डी मान लीजिए दे दिए हैज लिव्ड। हमें क्या करना होगा, इनमें से एक का चूज करना है। आपको जब आप एग्जाम दोगे, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उनमें आपको इस तरीके से दिया जाएगा। उसमें करना क्या है, इसको समझिए। अभी इस प्रश्न को बाद में आप खुद हल करेंगे, पहले मैं बता देता हूं। पहली बात याद रखिए, प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है ऐसे वाक्य जो परमानेंट हो, परमानेंट की श्रेणी में के अंदर। प्रेजेंट सिंपल का मतलब भी आप समझ लीजिए परमानेंट, प्रेजेंट सिंपल का मतलब आप सीधा सा समझ लीजिए परमानेंट। परमानेंट का मतलब ऐसी चीज जो बदलती ही नहीं हो। पहली बात, यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। इनके एग्जाम्पल अभी बाद में करेंगे, आपको बताऊंगा, सिर्फ आप नोट डाउन कीजिएगा साथ साथ में। और दूसरी बात, यदि साइंटिफिक ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौम सत्य, मतलब जो सारे संसार में सही हो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। और साइंटिफिक ट्रूथ का मतलब होता है वैज्ञानिक तथ्य। और उसके बाद में तीसरा मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल ट्रूथ बोल सकते हो आप, मतलब गणितीय तथ्य, गणितीय तथ्य, ये आपके सामने नजर आए। और चौथा आपके न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होगी वो भी इसी टेंस के अंतर्गत आएगी। तीसरा, आप मैच देखते होंगे, आप लाइव मैच देखते होंगे, तो जो लाइव कमेंट्री होती है, लाइव कमेंट्री, वो भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आएगा। वो सारे के सारे हम प्रेजेंट सिंपल की ही बात कर रहे हैं। और लाइव कमेंट्री आ गया। अब इनमें, अब उसके बाद में हम देखेंगे इनके कुछ एडवर्बियल्स हैं। एडवर्बियल्स मतलब वो आपको नजर आए तो 99% आपको इसी के अंतर्गत, प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत रखना है। क्या करोगे, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, डेली, एवरी, हैबिचुअली। और उसके बाद में आपको नजर आए वंस, ट्वाइस या थ्राइस, कुछ भी आएगा, उसके बाद में आपको मिलेगा टाइम। और उसके बाद जनरली, और ऊपर लिख रहा हूं मैं, उसके बाद आपको नजर आए रेयरली, बेयरली। ये सारे के सारे शब्द
ये सारे के जो सारे शब्द हैं वो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की ओर इंडिकेट करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब क्या बताया था, यदि वाक्य सकारात्मक हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब न लगाते हुए वर्ब के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। यदि कर्ता बहुवचन हो, यदि कर्ता बहुवचन हो तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो एक वचन होगा तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, अस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़े से सेंटेंसेज आपको और करवा देता हूं। अब आप देखिए, ये हमने एक जो वाक्य लिखा था और उसमें हमें क्या भरना था, ही लिव ऑलवेज हैप्पी। ये सब देखिए आप, ऑलवेज देखिए हमारे ये सबसे पहले ही आपको नजर आ रहा है। जो एडवर्बियल्स हमने जो देखे थे उनमें सबसे पहले ही हमें ऑलवेज नजर आ रहा है। इसका मतलब ये किसका वाक्य होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। अब आप देखिए प्रेजेंट सिंपल में वाक्य है कौन सा, प्रश्नवाचक है, नकारात्मक है, सकारात्मक है, या प्रश्नवाचक नकारात्मक है, कौन सा वाक्य है। अब आप इसके अंदर देखो, नकारात्मक वाक्य का मतलब सीधा सा मैंने बताया था आपको नोट नजर आना चाहिए, लेकिन नोट वाक्य के अंदर नहीं है। प्रश्नवाचक की सीधी सी पहचान मैंने आपको बताई थी कि लास्ट में आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, ये भी नहीं है। अब जब ये दोनों ही नहीं है, इसका मतलब वाक्य कौन सा होगा, वाक्य होगा सकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट सिंपल टेंस का सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या है, लिव, और लिव के साथ हम क्या भर देंगे, लिव्स भरेंगे। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, सही होगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में दिए जाएंगे और इसी तरीके से आपको वाक्य हल करने हैं। जैसे एक वाक्य में आपके सामने और लिखूं, एक वाक्य आपके सामने और लिखूं, ही ब्लैंक्स कम स्कूल डेली। बताइए आप इसके अंदर क्या भरोगे। देखिए सबसे पहले वाक्य की पहचान कीजिए, कौन सा वाक्य है, वाक्य है अफर्मेटिव वाक्य, सकारात्मक वाक्य है। अब उसके बाद में देखिए कोई एडवर्बियल आ रहा है क्या, यहाँ देखिए शब्द क्या मिला है आपको, डेली, और डेली शब्द मिला है। डेली आप इनमें इनके अंदर देखिए लिखा हुआ है क्या कहीं पे, यदि नहीं, ये रहा, ये आ रहा है एडवर्बियल इसके अंतर्गत, इसका मतलब इसमें भी क्या भरा जाएगा, इसमें हम भरेंगे कम, और कम के साथ क्या लगा देंगे, अस लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर क्या आ गया, कम्स आ गया। एक जो इसके अंतर्गत आपको ये जो प्रेजेंट सिंपल है और फ्यूचर सिंपल है, उनके अंदर थोड़ा सा ये अंतर होता है, दोनों में एक जैसे से माहौल होते हैं, वो अब आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। चलो इसको अभी इन्हीं के ऊपर वाक्य करते हैं। जैसे द सन, द अर्थ, और राउंड द सन। इसके अंतर्गत बताइए क्या भरा जाएगा, इसके अंतर्गत बताइए क्या भरा जाएगा। देखिए हिंदी वाक्य में यदि इसकी करूं, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमन सत्य है, और इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल में आएगा तो हम राउंड का क्या कर देंगे, राउंड्स बना देंगे। ठीक है, दूसरी साइंटिफिक ट्रूथ, मतलब साइंटिफिक ट्रूथ की बात करें, मैंने लिख दिया द वाटर ब्लैंक्स बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटेंस क्या है, द वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, उबल जाता है। यही वाक्य था। अब इसके अंतर्गत इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया साइंटिफिक ट्रूथ, वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, उबल जाता है। तो इसके अंदर आप क्या भर दोगे, बॉयल्स भर दोगे। आगे बात समझ में। अब देखिए मैथमेटिक्स ट्रूथ, मैथमेटिकल ट्रूथ में क्या करेंगे आप, जैसे एक जो वाक्य है ये आपको आने वाले समय में बहुत बार ये सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, और इसमें बहुत सारी जगह हैं वो गलतियां भी करते हैं, लेकिन हमें गलतियां नहीं करनी है। जैसे एक ही वाक्य 2 and 2, 2 and 2
ब्लैंक मेक 4। इसके अंतर्गत क्या भरना है, 2 और 2 4 होते हैं, ये गणितीय तथ्य है, तो आपको इसके अंदर क्या भरना है, मेक्स भरना है। क्या भरना है, मेक्स भरना है। देखिए ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे ये जो चीज़ें हैं। अब इसमें मैं आमतौर पे जब ऑफलाइन क्लासों में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उस समय बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर ये तो आपको तो पता है इसकी हिंदी, आपको तो हिंदी आती है, इसीलिए आप हमें ये बता देते हो कि ये वैज्ञानिक तथ्य आ रहा है, ये गणितीय तथ्य आ रहा है, हमें हिंदी नहीं आती। देखिए हिंदी बढ़ाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पावर याद करने पड़ेंगे। हाँ वो मैं आपके लिए इतना और ज़रूर करूँगा सारों के लिए कि जैसे वर्ड पावर्स है वो कैसे याद किए जाते हैं, मीनिंग है उनको कैसे आपको याद करना है, उनके यूजेज क्या है, उनको प्रयोग करने का तरीका क्या है। मैंने आपको शुरू के दिन में भी बताया था, शुरू के दिन में मैंने आपको क्या बताया था कि हम इंग्लिश को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, और 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने का मतलब क्या है, एक सेक्शन में हम ग्रामर करेंगे और दूसरे सेक्शन में हम वर्ड्स करेंगे। और वर्ड्स को किस तरीके से याद करेंगे, हर 3 या 4 वीडियो के बाद में एक मेरा जो वीडियो आएगा वो वर्ड से रिलेटेड आएगा। इसमें आपको क्या बनेगा, वर्ड को स्ट्रोंग करना है, आपको अपने शब्दों को स्ट्रोंग करना है। देखिए आप मीनिंग्स जितने याद कर सकते हो उतने याद कर लीजिएगा, इसी में ही आपकी बेनिफिट है। अंग्रेजी की व्याकरण में गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि अंग्रेजी की 90% व्याकरण है वो आप 1 महीने के अंदर सीख जाओगे। 1 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब आपको अंग्रेजी की व्याकरण पढ़नी है, लेकिन उस 1 महीने को, इस 1 महीने में सीखने के लिए आपको अधिक से अधिक व्याकरण याद, उसमें वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। और वर्ड्स के आप लिए डिक्शनरी को ले आइए और परमानेंट का एक नियम बनाइए कि मुझे प्रतिदिन डिक्शनरी में से 20 वर्ड याद करने, ज़्यादा नहीं करने, 20 वर्ड याद करने हैं। आप अंदाज़ा लगाइए 365 दिनों में प्रतिदिन यदि आप 20 वर्ड याद करते हो तो कितने याद होते हैं, 20 5 100, 10 0 13, 20 या 60 और 13 कितने हो गए, 7300 मीनिंग। 1 साल में आप इतने याद कर सकते हो। आप नियम बनाइए कि हमें प्रतिदिन 20 वर्ड याद करने हैं, ठीक है। आज ही आप नियम डाल लीजिए, अच्छी सी डिक्शनरी ले आइए और डिक्शनरी लाने के बाद में आप प्रतिदिन 20 मीनिंग याद कीजिए। और मीनिंग के आपको उस डिक्शनरी में मीनिंग के यूजेज भी मिलेंगे, हो सकता है आप उसको भी साथ में पढ़िए और फिर आपको अपने आप में परिवर्तन नजर आएगा 20 दिनों के अंतर्गत ही, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, 1-2 वाक्य आपको और देता हूं, जैसे ही और ही के बाद में मैं यही लिख देता हूं, कम हेयर फॉर इंस्पेक्शन एवरी मंथ। इसके अंतर्गत क्या भरेंगे आप, देखिए ब्लैंक्स में आपको मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको सीधा समझना है। आपके सामने देखिए वर्ड पड़े हैं, ध्यान से देखिए। एडवर्बियल्स में आपको कोई नाम नजर आ रहा है इसके अंदर से, देखिए यहाँ पे क्या नाम है, एवरी, यहाँ पे क्या नाम है, एवरी वर्ड आ गया और एवरी वर्ड आ गया तो आप यहाँ क्या भरोगे, कम्स भरोगे, ठीक है। दूसरा दे है और उसके बाद में ब्लैंक्स दे गया, गो टू दिल्ली, दे गो टू दिल्ली टुमारो। इसके अंतर्गत आपको क्या भरना है, देखिए इसी कंफ्यूजन की मैं आपके सामने बात कर रहा था कि एक कंफ्यूजन आएगी। जैसे आपको टुमारो शब्द नजर आ रहा है, टुमारो शब्द जैसे नजर आएगा तो आपको मतलब है, टुमारो का मतलब होता है कल, कल मतलब आने वाला कल, यही है टुमारो का मतलब। और इसका मतलब आप ये सोचोगे सर ये फ्यूचर का आ गया, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एक प्रेजेंट सिंपल में एक चीज और आती है। आप वर्तमान में कोई योजना बना रहे हो कल के लिए, आज आप योजना बना रहे हो जो आप कल पूरा करोगे, योजना वाले जो वाक्य होंगे वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत ही आएंगे। योजना बना रहे, जैसे एक मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं, द प्राइम
प्राइम मिनिस्टर कम हेयर टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर कम हेयर टुमारो एट 6 PM। ये वाक्य है। इस वाक्य में आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि सर टुमारो आया हुआ है, और टुमारो आया हुआ है इसका मतलब आप फ्यूचर में जाएंगे, विल या सेल वालों में जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा होगा नहीं। हाँ, आपको क्या दे, पहले इसमें बड़ी चर्चाएं हुई है, इसमें देखो फ्यूचर में जा रहे हो तो गलत नहीं है, लेकिन वही बात है बेहतर आपको देखिए जब आपको दोनों ऑप्शन मिले, इसी में आपको यदि दोनों ही ऑप्शन मिल जाए, विल या सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, और उसके बाद में आपको सीधा कम मिल जाए या कम्स मिल जाए, जब दोनों ही ऑप्शन मिल जाए प्रेजेंट सिंपल वाला और फ्यूचर सिंपल वाला, तब आपको हमेशा इस वाक्य के अंदर प्रेजेंट सिंपल को ही प्रेफर करना है। मतलब आप यहाँ क्या भरोगे, कम्स भरोगे, न कि विल या सेल कम भरोगे। समझ में आ गई बात? यानी वर्तमान में आज हम कल के लिए योजना बना रहे हैं और उसका ऊपर हम योजना पर अमल भी करेंगे। देखो इसमें विवाद की बात यही रहती है कि योजना बनाने का मतलब अब जरूरी थोड़ी है कि कल देखो होना चाहिए ऐसा काम, प्रधानमंत्री है वो कल यहाँ पर आएंगे, ये फिक्स बात है, कल आज के लिए कल की फिक्स बात है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या करेंगे, आपको इसमें इसको आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत ही रखना है। और एक चीज जो आपको मैं भूल गया बताना, कहावतें जितनी भी होती है, कहावतें उसको आप हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत ही पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या रखोगे, द बार्किंग डॉग सेल्डम ब्लैंक्स बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ये है आपकी कहावत। कहावत क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं, ठीक है। तो इसको भी आप किसके अंतर्गत रखोगे, प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत रखोगे। यहां आप क्या भरोगे, सिर्फ बाइट भरोगे, बाइट्स नहीं भरोगे। बाइट्स क्यों नहीं भरना, क्योंकि यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, डॉग्स, एक वचन है कि बहुवचन है, ये है आपका प्लूरल है। और मैंने आपको क्या कहा था, एस या ईएस का प्रयोग तभी होगा जब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब आपको एस या ईएस का प्रयोग यहाँ करना है, और सब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब आपको यहाँ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। ये था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। इनसे अलग आपको ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी यदि कुछ रह भी गया है तो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, ठीक है। अब हम दूसरा टेंस शुरू करते हैं, प्रेजेंट। पहले सिंपल वाले ही कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, पहले सिंपल वाले टेंस पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल हो गया तो अब हम कर लेते हैं पास्ट सिंपल, ताकि हमें इनका अंतर भी समझ में आ जाए। तो दूसरा टेंस है पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल की आपको हिंदी में मैंने क्या पहचान बताई थी, क्या थी, ता था, ती थी, ते थे, ये थी हिंदी में पहचान। पास्ट सिंपल का मतलब सीधा सा आप याद रखना, पास्ट हैबिट को इंडिकेट करेगा। आपकी भूतकाल की जो आदत है इसको ये टेंस बताएगा। अब इसमें आपको करना कैसे है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो आपकी लगेगी, सहायक क्रिया जो लगेगी वो लगेगी डिड, एकमात्र डिड है। इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि आपको एक वचन या बहुवचन को लेकर के चिंतित नहीं होना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है, सिर्फ एक है, सिर्फ डिड है, एक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब एक ही है। तो इसका मतलब वो सिंगुलर में भी वही होगी और प्लूरल में भी वही होगी, ठीक है। और दूसरा, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रक्चर्स की यदि हम बात करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर आपको कैसे बनानी है, जब यदि वाक्य होगा अफर्मेटिव, वाक्य होगा अफर्मेटिव, तब आप क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको दो टेंस बताए थे, कौन कौन से, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव और पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते।
इसका जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नेगेटिव का था। इंटेरोगेटिव का क्या होगा, इंटेरोगेटिव की होगी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की क्या होगी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की क्या होगी, डिड सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पे यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। और WH इंटेरोगेटिव क्या होगा, WH में क्या होगा, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब बोले तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे, WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। आगे बात समझ में, ये थी इसकी स्ट्रक्चर, किस टेंस की, पास्ट सिंपल टेंस की ये स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक वाक्य बनाएंगे और इससे समझेंगे, इस स्ट्रक्चर से, जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ रखी है, इन स्ट्रक्चर से एक सेंटेंस करेंगे और सेंटेंस से ही हम समझेंगे कि आगे करना क्या है। देखिए, एक छोटा सा वाक्य लिख देता हूं मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, ये वाक्य है। और इसका मतलब ये कौन सा वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य, इसकी तो आप पहचान कर ही लोगे। तो इसमें क्या लिखोगे, आई रीड। देखिए, रीड की जो फॉर्म होती है वो तीनों एक ही होती है, रीड रीड रीड। हाँ, चौथी और पांचवी अलग हो जाती है। चौथी कौन सी फॉर्म बताई थी मैंने आपको, चौथी जो फॉर्म है वो ING फॉर्म है और पांचवी फॉर्म है वो SCIS वाली फॉर्म है। ये 5 फॉर्म्स बताई थी मैंने आपको। ठीक है, हम 3 की बात करेंगे। तो इसमें जो इसकी रीड की जो तीनों फॉर्म्स होती है वो एक ही है, वो समान है, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, आई रीड। इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होगा वो क्या होगा, मैं नहीं पढ़ता था, मैं नहीं पढ़ता था, मैं नहीं पढ़ता था। तो सबसे पहले देखिए, इसमें नेगेटिव वाला फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद में क्या है, डिड, ये लिख दिया डिड। उसके बाद में क्या है, नोट, हमने लिख दिया नोट। और उसके बाद में क्या है, वर्ब क्या है, रीड। आई डिड नोट रीड। उसके बाद देखिए इंटेरोगेटिव क्या होगा, क्या मैं पढ़ता था, क्या होगा, क्या मैं पढ़ता था, यही है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, ये रहा इंटेरोगेटिव। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डिड। उसके बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रीड। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तब क्या लिखेंगे, डिड आई नोट रीड। हिंदी क्या होगी, क्या मैं नहीं पढ़ता था, क्या मैं नहीं पढ़ता था। ये चारों तो एक ही तरीके से चलेंगे। ठीक है, WH वाले में मैंने आपको क्या फर्क बताया था, देखो WH इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है। दोनों का मतलब एक ही तो होता है, प्रश्नवाचक। इनमें आपको क्या करना, पहचान मैंने आपको क्या बताई थी कि इंटेरोगेटिव जो वाक्य होंगे, इंटेरोगेटिव वाक्य होंगे, WH इंटेरोगेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव जो वाक्य होंगे उसमें आपको क्या कर, उसका पता कैसे चलेगा। देखिए, साधारण तौर से जब लिखा हुआ आपको सामने दिखाई दे, जब हिंदी में आपको लिखा हुआ मिलेगा ना, हिंदी में किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंटेरोगेटिव की बात कर रहा हूं। तो हिंदी में जब आपको लिखा हुआ मिलेगा वो शुरू होगा आपको क्या से, शुरू किससे होगा, क्या से। और जब अभी इसका उत्तर खोजेंगे और जब इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में किससे शुरू होगा, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। जब आपको सेंटेंस सीधा लिखा हुआ मिले और उसमें आपको देखना है कि इंटेरोगेटिव है क्या, तो इंटेरोगेटिव की पहचान हिंदी में क्या होगा कि वाक्य क्या से शुरू होगा, और इंग्लिश में इसकी क्या पहचान होगी, वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यहाँ देखिए, ये रहा, हिंदी में किससे शुरू हुआ, क्या से शुरू हुआ,
इंग्लिश में किससे शुरू हुआ? डिड से शुरू हुआ। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पूर्णतया पता करना है। पूर्णतया पता करने का मतलब ये है कि आपको इसके जो प्रश्नवाचक का मतलब ही सीधा सा होता है कि कोई न कोई प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्नवाचक का सीधा सा मतलब तो यही होगा कि कोई न कोई प्रश्न पूछा जाएगा, और जब कोई न कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें उसका उत्तर देना पड़ेगा। अब उत्तर कैसे देना है? यदि उत्तर हाँ या ना में दे सकें, किसी भी प्रश्न का उत्तर या तो यस में और या नो में आ जाए, इसका मतलब वो होगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होगा? इंटेरोगेटिव होगा, इसमें आंसर क्या होगा? या तो यस या नो। ठीक है, और इसके अलावा यदि कोई उत्तर आए, इसके अलावा कोई उत्तर आए, तब आपको क्या करना है? आपको WH इंटेरोगेटिव मान के चलना है। जैसे इसका मैं आपसे प्रश्न पूछूं, क्या मैं पढ़ता था, तो इसका जवाब क्या आएगा? या तो हाँ या ना। क्या मैं पढ़ता था, इसका उत्तर क्या आएगा? या तो हाँ में आएगा और या आएगा ना में आएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, अब दूसरा, मैं दो वाक्य लिख रहा हूं आपके सामने, दोनों में अंतर समझिए। पहला मैंने यही ले लिया, क्या मैं पढ़ता था, और दूसरा मैंने लिख दिया मैं क्या पढ़ता था। मैं क्या पढ़ता था। ये दो सेंटेंस है आपके सामने, दोनों के अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आपको पहचान करनी है कि है कौन सा वाक्य। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मार्क का इसका मतलब इंटरोगेटिव है, नहीं है मतलब नकारात्मक भी नहीं है, नहीं शब्द इसमें नहीं है, इसका मतलब नकारात्मक भी नहीं है, इंटरोगेटिव है। पहचान देखिए, मैंने हिंदी में पहचान क्या बताई थी इंटरोगेटिव की? क्या से शुरू होगा। ठीक है, और इसमें क्या है? क्या है? इसके अंतर्गत भी क्या है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ये इसके शुरुआत में क्या आया है, इसके बीच में क्या आया है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक जो WH वर्ड होते हैं वो कौन कौन से मैंने आपको लिखाए थे? WH वर्ड कौन कौन से थे? देखिए, वाट, वेन, वेयर, वाई, विच, हाउ, ये सारे के सारे क्या है? WH वर्ड है। ठीक है, ये शब्द आपको सेंटेंस के बीच में नजर आएंगे। कहाँ नजर आएंगे? सेंटेंस के बीच में। ये सारे क्या है? WH वर्ड हैं। वाट, वेन, वेयर, वाई, विच और हाउ। इसमें एक हाउ शब्द एक अलग आ रहा है, बाकी आप ध्यान से देखोगे W और H से शुरू हो रहे हैं। WH वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? क्या। वेन का मतलब क्या होता है? कब। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। और हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। ठीक है, अब ये जो शब्द है ये WH वर्ड है। ठीक है, अब ये वाक्य के यदि बीच में आए, कहाँ आ जाएंगे? वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में आए, इसका मतलब ये जो वाक्य होगा वो WH वर्ड होगा। और उसके अलावा ये क्या यदि आपकी शुरुआत में मिल जाए, तब आपका ये कौन सा वाक्य होगा? इंटरोगेटिव वाक्य होगा। जैसे अभी हमने जो दो ये सेंटेंस किए हैं, दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है? दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है? देखो, इसमें क्या शब्द आया है, इसमें भी क्या आया है। जब इसकी मैं इंग्लिश बनाऊंगा ना, तब कैसे बनेगी? डिड आई रीड। और इसकी क्या बनेगी? व्हाट डिड आई रीड। ये फर्क है दोनों में, सेम शब्द है सारे के सारे, बस फर्क क्या आया? क्या बाद में आ गया, मैं पहले आ गया। इसका मतलब ये सिर्फ इंटेरोगेटिव है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं जब वाक्य बनाते हैं? जैसे ही आपको क्या शब्द दिखाई देता है, आंख बंद करके वाट लिख देते हैं कि ये लीजिए सर क्या है, इसका मतलब वाट है, इतना तो हमें पता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। वाक्य की शुरुआत में ये आए तो इसमें डिड का मतलब ही क्या होता है? देखिए, ये जो हेल्पिंग और आपने टेंस में पढ़ी है, मैंने आपको बताई थी पहले दिन सारी, कौन सी? डू, डैज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, इनका अपना एक अलग अर्थ होता है। ठीक है, जब वो मेन वर्ब के रूप में काम करें तब इनका अलग अर्थ होता है, लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करें तो इसका कोई अर्थ होता ही नहीं है। वास्तविक रूप से जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। तब इसलिए आपको क्या करना है? ये शब्द, ये इसी को मैं ये ऐसे लिख दूं, इसी वाक्य को, मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं कहाँ पढ़ता हूँ। ये वाक्य बनाइए आप, मैं
क्यों पढ़ता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं कहाँ पढ़ता हूँ, मैं कहाँ पढ़ता हूँ। सारे के सारे वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। लेकिन इसमें सारों में देखिए क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे के सारे शब्द कहाँ आ रहे हैं, सेंटेंस के कहाँ आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। क्यों होगा, क्यों ये कहाँ पे आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। आगे बात समझ में। अब इसकी इंग्लिश कैसे बढ़ाएंगे, इसकी इंग्लिश इसकी हमने बना ली, डिड आई रीड, इसकी क्या बने, डिड आई नहीं, व्हाट डिड आई रीड, इसमें हाउ डिड आई रीड, हाउ डिड आई रीड, मैं कैसे पढ़ता हूँ। इसका वेयर डिड आई रीड, WH वर्ड मैंने जब आपको फॉर्मूला लिखवाया था, जब आपको मैंने स्ट्रक्चर लिखवाई थी, उसमें क्या लिखवाया था WH वर्ड वाले में, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने आपको ये लिखवाया था। ठीक है, अब ये लिखवाया है, इसका मतलब हमें सबसे पहले यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो और प्रश्नवाचक में वाक्य कौन सा हो, WH प्रश्नवाचक हो, WH प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आपको नजर आए, तब आपको शुरुआत में ये लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब उसी तरीके से पढ़ेंगे, इसी तरीके से कि ये इनको जब इंग्लिश में जब आएगा तब किस तरीके से करना है। जब आपको वाक्य में नजर आए, आप जब एग्जाम में आए, आपको एग्जाम में किस तरीके से आएगा, प्रश्न वही होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें करना क्या, देखिए पास्ट टेंस में क्या बात होगी, आपकी पास्ट हैबिट की बात होगी, आपकी पास्ट हैबिट की बात होगी। ठीक है, और उसके बाद में आपको यस्टरडे शब्द नजर आएगा, यस्टरडे, उसके बाद में एगो, बिफोर, लास्ट डे, ये आपको शब्द नजर आएंगे। और ये आपको शब्द नजर आए, इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका मतलब आपको किस में भरना है। यदि वाक्य अफर्मेटिव हो, वाक्य क्या हो, अफर्मेटिव हो, तो क्या लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यदि वाक्य उसके अलावा कोई सा भी हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, कोई सा भी वाक्य हो, तब आपको इसके अंतर्गत क्या भरना है, आपको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। जैसे आई कम से लिखवा रहा हूं मैं सारे के सारे, हेयर यस्टरडे, ठीक है। दूसरा आप लिखिए, ही रीच हेयर लास्ट डे। सब नजर आए आपको, इसमें लास्ट, इसमें यस्टरडे, इसमें आप कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम, रीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रीच डे। इसी तरीके से आपको इन शब्दों के हिसाब से आपको सेंटेंस में ये सारे के सारे शब्द मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, उसको पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट टेंस के अंतर्गत आपको लेकर के आना है। पास्ट में कौन से, पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत लेके आए। प्रेजेंट सिंपल की बात हो गई, पास्ट सिंपल की बात हो गई। अब हम चलते हैं फ्यूचर सिंपल की तरफ। किसमें, फ्यूचर सिंपल की तरफ चलते हैं। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल, पहले दिन आपको क्या बताया था मैंने, वास्तविक रूप से फ्यूचर है वो टेंस होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कैसे हमें इसको पढ़ना है। देखिए फ्यूचर सिंपल की हिंदी में पहचान थी गा, गे, गी, ये हिंदी में पहचान थी। फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें प्रयोग करना था या तो विल का या सेल का, ठीक है। और अब देखिए एक चीज और जो आपने रट रखी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आपको अब तक ये पढ़ा कि आई और वी के साथ सेल और बाकी सब के साथ जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, इनके साथ अब यू हो गया, नहीं
हाँ यू हो गया, इसके साथ आप क्या लगा रहे हो, विल, यही सीखा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा से आप यदि गहरे जाएंगे, इसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। यदि वाक्य नोट फिक्स्ड हो, वाक्य क्या हो, फिक्स्ड हो, तो आई और वी के साथ प्रयोग होगा विल का। आई और बाकी जो शेष बचे इसके साथ किसका प्रयोग होगा, सेल का। और वाक्य जब नोट फिक्स्ड हो, वाक्य जब नोट फिक्स्ड हो, तब आई और वी के साथ किसका प्रयोग होगा, सेल का, और शेष के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। इस बात को आप दिमाग के अंदर नोट कीजिएगा। आप देखिएगा, आप यदि किसी भी तरीके की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखोगे, आपने एक वाक्य आपने सुना होगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू। आपने कहीं ये सुना है आई सेल किल यू? नहीं सुना है। आपने सुना होगा आई विल किल यू। आपके दिमाग में कभी आया नहीं है ऐसे कि देखिए आई आ रहा है, आई के आई और वी के साथ हमें तो सेल के बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, विल आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फिक्स्ड के अंतर्गत आता है। फिक्स्ड के अंतर्गत क्या आता है, यदि आप डिटरमिन हो, किसी काम को करने के लिए आप यदि कृत संकल्प हो, यदि आप किसी को धमकी दे रहे हो, यदि आप किसी को धमकी दे रहे हो, वो फिक्स्ड के अंतर्गत आएंगे। नो, और यदि आपको कोई ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट हो, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो, मतलब आधिकारिक यदि आपको दिशा निर्देश दिया गया हो, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, फिक्स्ड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। और जो यदि आप इंटेंशन बता रहे हो, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के बारे में ऐसा वो कोई काम नहीं कर सकता, जैसे मेरे हिसाब से ये अंग्रेजी नहीं सीखेगा, यह अंग्रेजी नहीं सीखेगा, आप किसी के बारे में ऐसी बात करेंगे, तब वो किसके अंतर्गत आएगा, नोट फिक्स्ड के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, आई विल किल यू वाक्य आया है, आई विल किल यू मतलब मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा या मारूंगा। ठीक है। अब इसके क्यों आया, क्योंकि अभी मैं तुझे मार दूंगा, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये थ्रीट कर रहा है। थ्रीट का मतलब ये क्या कर रहा है, ये हमें धमकी दे रहा है। और धमकी किसके अंतर्गत आती है, फिक्स्ड के अंतर्गत आती है। और जब वाक्य फिक्स्ड में हो, तब आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है, न कि सेल का प्रयोग होता है। तो हमें ये हमेशा पकड़ के नहीं बैठना है कि आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, फ्यूचर सिंपल की स्ट्रक्चर क्या होगी। फ्यूचर सिंपल की स्ट्रक्चर सीधी सी पहले जो थी, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। जब हम बात करेंगे अफर्मेटिव की तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके जब नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस तीसरे नंबर पे क्या लग जाएगा, नोट। और इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो विल या सेल क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, विल और सेल क्या आ जाएगा, आगे। उसके बाद वाक्य लिखेंगे और सेम उसी तरीके की स्ट्रक्चर जो हम पहले कर रहे थे।